respiration, which occurs in the absence of oxygen. It produces only 2 ATP per glucose molecule. यानी जो anaerobic respiration होती है, सही है, it's a type of respiration which occurs in the absence of oxygen, जब ऑक्सीजन नहीं होती. और याद रहे कि anaerobic respiration में per glucose molecule सिर्फ 2 ATP बनते हैं, ठीक है, not 38 ATP. हमने डिस्कस किया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 38 ATP बनते हैं, ठीक है ना. यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ 2 ATP बनेंगे, ठीक है. कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे. बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो ऐसा क्यों होता है? वाई सो लिटिल ATP? तब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. And these points are to be noted that ये पूरी सीरीज है जो पढ़नी है. वो क्या है कि when oxygen is absent, what happens? When oxygen is absent, there is no final acceptor of electrons and protons, or we can say hydrogen ions. There is no final acceptor of electrons and protons in oxidative phosphorylation. समझ में आई बात? यानी अगर हम लिंक करें सब कुछ, तो जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा? हमने अभी यहाँ पे देखा था कि ऑक्सीजन was acting as a final acceptor of electrons and protons. So, for example, if there is no oxygen, what will happen? There will be no final acceptor of electrons and protons. तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कैरियर पे होंगे वो फोर्थ कैरियर पे रुक जाएंगे ना, क्योंकि फोर्थ कैरियर से उन इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप करने वाला कोई भी नहीं है. सही है. जो फोर्थ कैरियर के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फोर्थ कैरियर पे रह जाएंगे. जब फोर्थ कैरियर के इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ कैरियर पे रह जाएंगे वो आगे नहीं जाएंगे ऑक्सीजन पे. तो सो थर्ड कैरियर के इलेक्ट्रॉन्स भी थर्ड कैरियर पे रह जाएंगे. यानी समझो ये देखो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो फ्लो ही कर रहे होते हैं ना, जैसे थर्ड कैरियर से फोर्थ कैरियर पे गए और फोर्थ से ऑक्सीजन पे, फिर थर्ड से फोर्थ पे, फिर फोर्थ से ऑक्सीजन पे. तो इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली फ्लो ही कर रहे हैं ना, वन कैरियर टू द नेक्स्ट. ठीक है, ये एक चेन नहीं होती, चलती रहती है. ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते ही रहते हैं. तो सिंपली क्या होगा कि अगर ऑक्सीजन जो है वो नहीं है, if oxygen is absent, so there will be no final acceptor of electrons and protons. So electrons जो होंगे फोर्थ कैरियर पे ही स्टे करेंगे. तो जब फोर्थ कैरियर पे इलेक्ट्रॉन स्टे कर रहे हैं, they cannot pick up further electrons. समझ में आई बात? अगर फोर्थ कैरियर पे ही इलेक्ट्रॉन स्टे कर जाएं तो फोर्थ कैरियर कैन नॉट पिक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द थर्ड कैरियर. तो थर्ड कैरियर पे भी इलेक्ट्रॉन स्टे कर जाएंगे. जब थर्ड कैरियर पे इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर जाएंगे, सो थर्ड कैरियर कैन नॉट पिक अप इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेकंड कैरियर. सेकंड कैरियर पे भी इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर जाएंगे. And when the electrons stay on the second carrier cannot pick up the electrons from the first carrier. तो फर्स्ट कैरियर पे भी इलेक्ट्रॉन्स स्टे कर जाएंगे. समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाएगा. तो हम क्या बोलते हैं स्ट्रेट अवे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगी. तो व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट पॉइंट? तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ETC स्टॉप्स. अब मुझे बताओ कि अगर ETC स्टॉप हो गई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो गई, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो गया, तो हाइड्रोजन आयंस पंप नहीं होंगे. ठीक है. और अगर हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो पंप नहीं होंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, तो वो डाउन द ग्रेडियंट फ्लो भी नहीं करेंगे थ्रू द स्टॉप ग्रैन्यूल. ठीक है. एनर्जी रिलीज भी नहीं होगी और ATP भी नहीं बनेंगे. ठीक है. या सिंपली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो ही नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं आएगी ATP बनाने के लिए. सही है. So there is no final acceptor of electrons and protons in oxidative phosphorylation, so ETC stops. No ATP are made by oxidative phosphorylation. या आप ये कह सकते हो कि oxidative phosphorylation stops.
सही है, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगी। क्लियर? सही है। एंड वी नो दैट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन मेक्स द मोस्ट एटीपी। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कितने एटीपी बनाती है? वैसे आज तक पेपर में सवाल आया नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कितने एटीपी बनाती है, इसको याद रख लो, 34 एटीपी। ठीक है ना? 2 एटीपी आपको मिल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से, नेट प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी मिल रहे हैं आपको, क्रेब्स साइकिल से 2 एटीपी मिल रहे हैं, बाकी 34 एटीपी यू आर गेटिंग फ्रॉम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सो यू शुड रिमेंबर दैट। ठीक है? तो मेजॉरिटी एटीपी तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनाती थी, वही रुक गई। लेकिन 34 एटीपी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बनाती है ना, 4 एटीपी तो अभी भी बनने चाहिए, तो मैंने ऊपर 2 एटीपी क्यों लिखा है? 2 एटीपी क्यों लिखा है मैंने ऊपर? क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं रुकती, दूसरे स्टेजेस भी रुकते हैं। मुझे बताओ क्रेब्स साइकिल होगी या नहीं होगी? somebody tell me कि क्रेब्स साइकिल होगी या नहीं होगी? yes guys, will Krebs cycle occur or not? सब इधर हो या अभी तक ब्रेक पे हो? यस मामूर, यस शेजिल, हमाद, आज तुम सब चुप हो, लॉग इन करके सो रहे हो। यस गाइस, टेल मी कि क्रेब्स साइकिल होगी या नहीं होगी? क्रेब्स साइकिल होगी या नहीं होगी? हमने ये देखा कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो नहीं हो रही, क्रेब्स साइकिल होगी? आई गेस सब सो रहे हो यार, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। आई गेस इट वोंट अकर। ओके शेजिल, राइट गेस, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? देखो ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली यूज होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में, तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन तो स्टॉप होनी चाहिए। लेकिन हमने क्रेब्स साइकिल भी पूरा पढ़ा, हमने लिंक रिएक्शन भी पढ़ा, ग्लाइकोलिसिस भी पढ़ा, कहीं पर ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं हो रही थी, सिर्फ ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इस्तेमाल हो रही है, तो सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुकनी चाहिए ना। व्हाई क्रेब्स साइकिल स्टॉप्स? एनी आइडिया? कोई अच्छा बच्चा? शेजिल, आई थिंक यू कैन टेल, कोई भी आइडिया? देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन स्टॉप हो जाएगी ना, तो जो रिड्यूस एनएडी है और रिड्यूस एफएडी है, दे विल नॉट कन्वर्ट बैक टू एनएडी एंड एफएडी। ठीक है ना? यानी रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी रिड्यूस स्टेट में ही रहेंगे। ठीक है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पिकअप कर ही नहीं रही ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो स्टॉप हो चुकी है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पिकअप नहीं कर रही, तो रिड्यूस एनएडी एंड रिड्यूस एफएडी विल नॉट कन्वर्ट टू देयर ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक है? तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सेल के अंदर रिड्यूस एफएडी और रिड्यूस एनएडी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, और जो सिर्फ एनएडी हैं और एफएडी उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम होती चली जाएगी। एक टाइम आएगा कि सेल के अंदर एनएडीज और एफएडीज बचेंगे नहीं, सब एनएडीज और एफएडीज रिड्यूस फॉर्म में होंगे। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट ये?
कि जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुक जाएगी थोड़ी देर में क्या होगा कि रिड्यूस एनएडी और रिड्यूस एफएडी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिड्यूस एनएडी एंड रिड्यूस एफएडी यूज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। जबकि एफएडी और एनएडी जो है वो उनकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सेल में लिमिटेड होते हैं ना, सेल के अंदर लिमिटेड एनएडी और एफएडी होते हैं, ठीक है। वो बेसिकली हाइड्रोजन लूज करते हैं ना। एनएडी और एफएडी का काम क्या होता है? हाइड्रोजन गेन करना। कहाँ गेन करते हैं? ग्लाइकोलिसिस में, क्रेब्स साइकिल में, लिंक रिएक्शन में। और उसके बाद जो है लूज का करते हैं जाके ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुक चुकी है। अब ये एनएडीज और एफएडीज जो है वो हाइड्रोजन को लूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई हैवी वेट उठाया हुआ है, अगर उसको मैं जमीन पे नहीं रखूंगा तो मैं दूसरा हैवी वेट कैसे उठाऊंगा? यही कॉन्सेप्ट है ना कि इफ आई एम लिफ्टिंग अप अ मेटल रॉड, ठीक है, तो अगर वो मेटल रॉड मैंने पकड़ के रखी हुई है, मैं इसको नीचे रख ही नहीं सकता हूँ, तो मैं दूसरी मेटल रॉड तो नहीं उठा सकता। इसी तरह क्या होता है कि एनएडीज एंड एफएडीज आर लिमिटेड इन द सेल। अगर वो हाइड्रोजन पिकअप करके बैठ जाएंगे तो, और अगर हाइड्रोजन को लूज नहीं करेंगे तो फर्दर हाइड्रोजन पिकअप नहीं कर सकते। तो वापस इसको मैं इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो एनएडीज एंड एफएडीज होते हैं वो रिड्यूस स्टेट में रह जाते हैं, यानी वो हाइड्रोजन उन्होंने पिकअप ही किए हुए होते हैं, तो मजीद हाइड्रोजन पिकअप नहीं कर सकते। और जो एनएडीज एफएडीज ऑक्सीडाइज स्टेट में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर आपके पास एनएडीज नहीं है और एफएडीज नहीं है सेल के अंदर, तो अगर हम पीछे जाएं तो हम ये देख रहे हैं कि भाई क्रेब्स साइकिल में आपको एनएडी चाहिए। क्या चाहिए क्रेब्स साइकिल में आपको? क्रेब्स साइकिल में यू नीड एनएडी। किस स्टेट में? ऑक्सीडाइज स्टेट में। क्रेब्स साइकिल में यू नीड व्हाट यू नीड? यू नीड एफएडी इन ऑक्सीडाइज स्टेट। तो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए आपको, लेकिन क्रेब्स साइकिल के लिए आपको एनएडीज चाहिए और एफएडीज चाहिए। समझ में आ रही है बात? तो जब वो होंगे ही नहीं तो क्रेब्स साइकिल कैसे होगी? इसलिए क्रेब्स साइकिल भी स्टॉप हो जाती है। एक क्वेश्चन आया है, वो क्या है कि Krebs cycle produces reduced NAD and FAD which are transferred to oxidative phosphorylation for production of ATP. So when there is no oxygen to oxidize the NADs and FADs, there is no need for Krebs cycle in general. अच्छा, बाकी सब कुछ सही लिखा है, एंड में there is no need for Krebs cycle in general. नीड तो होती ही है Krebs cycle की, ताकि उससे NADs और FADs और आए, ठीक है, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में NADs और FADs यूज हों ताकि ATP बने। लेकिन ऑब्वियसली हम बात करें कि Krebs cycle रुक क्यों जाएगी, तो तुमने मेजॉरिटी आंसर सही लिखा है। वेरी गुड शेजल ने, शेजल ने भी ये बात की कि जो है जब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुक जाएगी तो रिड्यूस एनएडीज और रिड्यूस एफएडीज, मतलब एनएडीज और एफएडीज रिड्यूस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, अपने नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे वो, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में वो अपने नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो सेल के अंदर लिमिटेड एनएडीज एंड एफएडीज है। इफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुक गई तो वो रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब वो रिड्यूस फॉर्म में रह जाएंगे, ठीक है ना। सही है। तो एनएडीज और एफएडीज बचेंगे ही नहीं कि वो Krebs साइकिल में यूज हो सकें, तो Krebs साइकिल स्टॉप हो जाएगी। सिमिलरली Krebs साइकिल के साथ साथ और क्या स्टॉप हो जाएगा? लिंक रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि लिंक रिएक्शन के अंदर भी क्या चाहिए आपको? एनएडी चाहिए ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो भी नहीं है, लिंक रिएक्शन भी रुक जाएगा। ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस में भी आपको क्या चाहिए? एनएडी चाहिए। इफ वी गो बैक टू ग्लाइकोलिटिक पाथवे, तो ग्लाइकोलिसिस में भी आपको एनएडी चाहिए, कौन से फॉर्म में? ऑक्सीडाइज फॉर्म में। तो सब कुछ स्टॉप हो जाना चाहिए, सब कुछ स्टॉप हो जाता है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस स्टॉप नहीं होता, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ दूसरे कैरियर्स होंगे जो हाइड्रोजन को पिकअप कर लेंगे, ठीक है, जो हाइड्रोजन आयंस को और इलेक्ट्रॉन्स को पिकअप कर सकते हैं। कुछ दूसरे कैरियर्स होंगे जो पिकअप कर लेंगे और ग्लाइकोलिसिस को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो उस पर हम आते हैं, तो मैं वापस से थोड़ा सा रिकॉल करूंगा जितना ही मैंने बताया, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? सारे रीजंस लिखेंगे इसके। नंबर 2 क्या लिखेंगे यहाँ पे? एज द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टॉप्स,
reduced NAD and reduced FAD are not reoxidized. ठीक है. So NAD and FAD are not regenerated. यानी जब हम रिड्यूस NAD और रिड्यूस FAD की बात करते हैं तो वो NAD और FAD होते हैं रिड्यूस स्टेट में. अगर हम सिर्फ NAD और FAD लिखें तो उसका क्या मतलब होता है कि NAD and FAD आर इन ऑक्सीडाइज स्टेट. ठीक है. तो रिड्यूस NAD और रिड्यूस FAD जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो वो सिर्फ NAD और FAD बनाते हैं. इसके बाद क्या लिखेंगे? Since yeah, because there are no NAD and FAD, Krebs cycle and link reaction stops. Yes, stop. Glycolysis, ये थर्ड पॉइंट में लिखते हैं कि glycolysis, however, glycolysis continues. Because pyruvate or lactate, because pyruvate or ethanol, sorry, because pyruvate or ethanol act as hydrogen acceptors and pick up hydrogens from reduced NAD, regenerating NAD, which can be used in glycolysis to keep glycolysis going. ये सब क्लियर है? यानी क्या होगा कि सब कुछ रुक जाएगा. ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन नहीं है, so there is no final acceptor of electrons and protons in the electron transport chain. Electron transport chain stops. Electron transport chain रुक जाएगी तो पूरी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रुक जाएगी, एटीपी नहीं बनेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक जाएगी तो NADs एंड FADs रिड्यूस फॉर्म में रह जाएंगे. तो रिड्यूस NAD और रिड्यूस FAD की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और NAD FAD की कॉन्सेंट्रेशन कम होकर खत्म हो जाएगी. यानी NADs और FADs बचेंगे ही नहीं. ठीक है. सारे NADs FADs रिड्यूस फॉर्म में होंगे, कोई ऑक्सीडाइज फॉर्म में नहीं होगा कि हाइड्रोजन पिकअप कर सके. तो क्रैब्स साइकिल रुक जाएगी, लिंक रिएक्शन रुक जाएगा. हालांकि ऑक्सीजन इस्तेमाल नहीं होती क्रैब्स साइकिल में और लिंक रिएक्शन में, लेकिन मैंने आपको रीजन बताया था कि क्रैब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन क्यों रुक जाएंगे. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस नहीं रुकेगा, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के अंदर अगर हम पीछे जाएं, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये जो रिड्यूस NAD बन रहे हैं ना, दे विल बी कन्वर्ट बैक टू NAD टू कीप द ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू. यानी ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे NAD में टू कीप द ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू. और वो कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे कि जो रिड्यूस NAD है उससे हाइड्रोजन कौन पिकअप कर लेगा? पायरुवेट या लैक्टेट, सॉरी पायरुवेट या इथेनॉल, नॉट लैक्टेट, सॉरी. पायरुवेट पिकअप कर लेगा या इथेनॉल पिकअप कर लेगा. ठीक है. तो वो डिस्कस करते हैं कि कैसे पिकअप कर लेगा. तो एनारोबिक रेस्पिरेशन इस बेसिस पे दो तरह की होती है. यानी ये सब साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है ना, तो साइटोप्लाज्म के अंदर रिड्यूस NAD को कन्वर्ट किया जा सकता है NAD के अंदर. यानी साइटोप्लाज्म में रिड्यूस NAD को कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू NAD. ठीक है. बाय पिकिंग अप हाइड्रोजन्स फ्रॉम द रिड्यूस NAD. एंड वो पिकअप कौन करता है? पायरुवेट पिकअप करेगा या इथेनॉल पिकअप करेगा. तो वो देख लेते हैं कैसे पिकअप करेगा. तो उस बेसिस पे, पिकअप की बेसिस पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन. पहली कौन सी है? On the basis of hydrogen acceptor, there are two types of anaerobic respiration. कौन कौन सी है? पहली वाली पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, लैक्टिक फर्मेंटेशन. द फर्स्ट वन इज द लैक्टिक फर्मेंटेशन. लैक्टिक फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ होती है? occurs in the mammalian muscles
हमारे मसल्स में होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज और रनिंग एंड इन बैक्टीरिया में होती है लैक्टिक फर्मेंटेशन और हमारे मसल्स में होती है जब हम भाग रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इन लैक्टिक फर्मेंटेशन? यस गाइस, व्हाट विल हैपन? ग्लूकोज जो है फर्स्ट इट विल बी कन्वर्टेड टू, ऑब्वियसली ग्लाइकोलाइसिस होगी पूरी, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू पायरूवेट। ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएट्स कम इन बिटवीन, जो हम पढ़ते हैं वैसे ही। अभी से मैं यहाँ पे चीजें बना रहा हूँ, जस्ट ड्राइंग द एरोस। फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है? पायरूवेट। ओके, so what do we get in glycolysis? We get 2 ATP। तो यहाँ पे मैं शो कर देता हूँ। शो करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी मैंने बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में 2 ATP बनते हैं, तो मुझे वो शो करना जरूरी है कि भाई 2 ATP क्यों बनते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ग्लाइकोलाइसिस में हमने पढ़ा था कि देयर इज नेट प्रोडक्शन ऑफ 2 ATP फ्रॉम ADP। ठीक है, ओके। और ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है? NAD बनते हैं ना। So let's write NAD over here. So what happens to NAD? Glycolysis में जब NAD इस्तेमाल होता है तो NAD is converted to reduced NAD because it picks up hydrogen। And this NAD will be converted to reduced NAD with the help of hydrogens coming from the glycolysis। तो हाइड्रोजन्स कहाँ से आते हैं? हाइड्रोजन्स कम फ्रॉम द ग्लाइकोलाइसिस लाइक दिस। which convert NAD to reduced NAD। Now what happens? Okay, reduced NAD can be converted back to NAD. How?
because pyruvate can accept, pyruvate can act as a hydrogen acceptor. यानी reduced NAD से हाइड्रोजन वापस कौन ले लेगा? पायरुवेट. Pyruvate takes away the hydrogen from the reduced NAD, converting it back to NAD, so that NAD can take part in glycolysis और glycolysis चलती रहेगी. ठीक है. जब pyruvate accept करता है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टेट में. लैक्टेट में, या लैक्टेट इज आल्सो नोन एज द लैक्टिक एसिड. ठीक है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? यानी हमने ये डिस्कस किया था कि जो है रेस्पिरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्टॉप हो जाती है, जिसकी वजह से NADs और FADs जो हैं वो अपने रिड्यूस स्टेट में रह जाते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट में नहीं आ पाते. ठीक है, तो क्रैब साइकिल रुक जाती है, लिंक रिएक्शन रुक जाता है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रह रहा है, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस के लिए NADs को रीजनरेट किया जा रहा है. यानी रिड्यूस्ड NAD जो है इट इज कन्वर्टेड बैक टू ऑक्सीडाइज NAD. एंड ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो रिड्यूस्ड NAD है इसको रीजनरेट कैसे कर रहे हैं कि इसके पास जो हाइड्रोजन हैं, वैसे तो इन हाइड्रोजन को कौन पिकअप कर रहा है? किसको पिकअप करना चाहिए इन हाइड्रोजन को? ऑक्सीजन को. लेकिन ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन की जगह कौन काम कर रहा है? पायरुवेट इज पिकिंग इट अप, फॉर्मिंग लैक्टिक एसिड या लैक्टेट. ठीक है, एंड वी कैन सी दैट क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस कंटिन्यू रह रहा है ना, और ग्लाइकोलाइसिस से सिर्फ 2 ATP बनते हैं. यही रीजन है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करें तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी पायरुवेट? 2 पायरुवेट. 2 पायरुवेट will result in the formation of how many lactates? 2 lactates. And बेसिकली यहाँ से कितने हाइड्रोजन आते हैं? 2 दफा 2 हाइड्रोजन आते हैं ग्लाइकोलाइसिस से, क्योंकि बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस में कितने रिड्यूस NAD प्रोड्यूस होते थे? 2 रिड्यूस NAD प्रोड्यूस होते थे ना, तो 2 NAD से कन्वर्जन होता है 2 रिड्यूस NADs में. ठीक है, तो बेसिकली 2 पायरुवेट की कन्वर्जन होती है 2 लैक्टेट. यानी मैंने पूरा बैलेंस शो कर दिया, बैलेंस करके शो कर दिया. ठीक है, तो पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है ये, इसमें आपको पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 2 ATP मिलेंगे. आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ. कोई प्रॉब्लम है इसमें? एक चीज याद रहे कि यहाँ पे जो एंजाइम पायरुवेट को कन्वर्ट करता है लैक्टेट में, उसे क्या बोलते हैं? द एंजाइम इज नोन एज द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, द एंजाइम which converts pyruvate to lactate is known as the lactate dehydrogenase, and this is the reversible reaction. सही है, क्लियर हो गई सारी बातें यहाँ पे. तो दिस इज द लैक्टिक फर्मेंटेशन. दूसरी वाली होती है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बिकॉज टाइम हो चुका. कोई प्रॉब्लम है अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया? एनी प्रॉब्लम? यस गाइस, एनी प्रॉब्लम? बस एक काम करते हैं, सिंपली इक्वेशन लिख लेते हैं. इसकी इक्वेशन क्या होती है लैक्टिक फर्मेंटेशन की? C6H12O6 यानी ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से किस में कन्वर्जन हो जाएगी? C3H6O3. ठीक है,
So glucose is C6H12O6, and basically C3H6O3 is lactic acid, yeah, lactate. And obviously you are getting how many ATP? You are getting 2 ATP, right? And how many lactic acid molecules are you getting? From one glucose molecule, you are getting 2 lactic acid molecules. So this is